हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड करती है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना और लाइक करो और कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, एक पॉडकास्ट है जो श्वेताब ने किया है, मोहक मंगल, जिसका चैनल है सोच, और ध्रुव राठी के साथ। मैं तीनों को ही काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ एज ए क्रिएटर। हालांकि कई बार ध्रुव के काफ़ी सारे जो व्यूज़ हैं वो मुझे लगता है कि या तो बायस्ड हैं या तो बहुत इजीली खारिज किए जा सकते हैं, जो कि थोड़ा सा लाइक अगेंस्ट वाला सीन कभी कभार हो जाता है, बट काफ़ी चीज़ों में अलाइन भी हो जाती है सोच। और वो उसमें कुछ भी अनहेल्थी नहीं है, एज लॉन्ग एज कि यू नो दोनों साइड अपने अपने तर्क दे सकते हैं, अपने अपने लॉजिक दे सकते हैं, और लॉजिक पे बात करें अगर किसी भी सोच से बंदा आए, लाइक डिफरेंट थॉट्स। कन्वर्सेशन का आई गेस किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का या कॉन्वर्सेशन का मकसद ये होता है कि डिफरेंट थॉट्स को जगह मिल सके, एक प्लेटफॉर्म मिल सके। बट एनीवेज, तीनों ही क्रिएटर्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, अपनी अपनी जगह तीनों अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि जब श्वेताब ने ये पॉडकास्ट किया और मैंने सोचा कि क्योंकि आई गेस टू सम एक्सटेंट तीनों को ही लिबरल कैटेगरी में डाला जा सकता है। ये और इंटरेस्टिंग होता अगर किसी लाइक थोड़ा सा राइट फ्रॉम द सेंटर, लिटिल बिट राइट फ्रॉम द सेंटर का भी कोई बंदा कॉन्वर्सेशन में आता। प्रखर की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि वो जो भी कॉन्वर्सेशन चल रही हो उसमें राइट लेफ्ट या सेंटर सोचे बगैर अगर उसको काउंटर लग रहा होता है तो वो कर देता है, जो कि अच्छी बात है। या मुझे अगेन अपनी पुरानी बात को रिफ्रेश करना चाहिए, लेफ्ट राइट या सेंटर नहीं, हर बंदा एक अपनी सोच या फिर जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा ऐड हो जाता दूसरी साइड का भी पर्सपेक्टिव, तो बढ़िया होता। लेकिन एटलीस्ट देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, और आई गेस अगर कोई स्कोप हुआ तो मैं भी अपना 2 सेंट दे दूंगा इसमें। लेट्स वॉच। अच्छा, ध्रुव अभी तक है नहीं। हाँ, लाइव जाने वाली हैं। अब ठीक है। आई थिंक अब हम लाइव जाने वाले हैं। यस, वी आर लाइव नाउ। पता है मजा कब आता है? पहले आ गए थे। जब लाइव जाओ लेकिन लाइव चैट पढ़ने को रहती है। देयर इज अ सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने लाइट जलाई नहीं, मैं लाइव चला गया 1 सेकंड रुक गया। हाँ, डार्क लग रहा है काफ़ी रूम। अब लग रहा है लाइट चलाने के लिए। मैं लाइटिंग मैंने कहा इतना डार्क क्यों है यार। वो कहता है एक सेंस ऑफ मजा तब आता है ना जब मैं लाइव चैट चलती रहती है, तुम देखते रहते हो लाइव रिस्पॉन्सेस। तो मेरा पहले लाइव स्ट्रीम होगी बेसिकली, इसमें लाइव चैट हमारी ऑफ करनी पड़ी। तो आपके पास मॉड नहीं है यार? मॉड वाली बात नहीं होती, बात होती है जब चीज़ों में आई थिंक मेरे लिए इंटेंसिटी वाली बात है। जब कंप्लीटली प्रोवोकेशन में तुम 100% लेवल पे उतर आए हो। एक होता है कि लेना, वहां तक बहुत बढ़िया है, राइट। एक होता है तुम पसंद नहीं करते हो, ठीक है, बट एक है तुम फिर जाहिल वाली बात कर, गालियाँ देने लगे। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा राइट कौन सी साइड से, बट अगर जाहिल वाली चीजें लिख रहे हो तो वो पढ़ के मुझे भी मजा नहीं आ रहा ना फिर लाइव स्ट्रीम में बात करने का। लाइक आई एम आल्सो, मेरा रिएक्टिंग का वो जो मेरा साइड एट द साइड ऑफ द आई से चल रहा है वो ज्यादा फिर एनर्जी टेक कर रहा है उधर से कि मैं ये क्या लिख रहा है, राइट। तो वो तुम बात जो कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, पॉइंट ये है। अच्छा, आई गेस ध्रुव की पर्सनालिटी बहुत डिविसिव है इसकी वजह से। तुम बताओ दोस्त, मोहक दोस्त। अगेन ये काफ़ी लंबा वीडियो है तो शायद कोशिश करेंगे 2 या 3 पार्ट में करने का, बट लेट्स सी। क्या हाल चाल? गुड यार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आपके पॉडकास्ट में। आई हैव बीन लिसनिंग टू इट, लाइक आपका वेदांत और प्रखर का जब आपने कुछ टॉपिक्स आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। या गुड टू बी फाइनली हियर। थैंक यू भाई। होपफुली आपकी ऑडियंस को वैल्यूएबल लगेगा जो भी हम डिस्कस करते हैं। ऑडियंस भी एकत्रित हो रही है। अच्छा, आ गई ध्रुव, आ गई यार। ये बंदा बहुत डिसेंट लगता है, भाई। अच्छा बच्चा, हेलो, मेरे जैसा। तुम एक होता लेट इसलिए आए क्योंकि तुम्हें लास्ट एंट्री मारनी थी इसलिए? नहीं मैं यार इसका वेट कर रहा था, मेरा एडिटर वीडियो देगा लेकिन अभी तक भी उसने दिया नहीं है असल में। अच्छा, लाइव तो नहीं कर रहे हैं ना हम? क्या लाइव साले लाइव कर रहे हैं? ऑलरेडी लाइव है, ऑलरेडी लाइव है। हाँ।
तुम्हारा इधर एक प्रेसिडेंट था, मैं बताऊं मेरी कौन सी कंट्री का, उसका तुम्हारा हाँ। चल रहा होगा ईयू का कुछ वो चल रहा होगा, ठीक है, तो माइक पे हाँ। गया, वो बात करने लगा इंटरव्यू की, ठीक है, उससे होने लगा, कह रहा कैन वी डू दिस वन टाइम, लाइक वन मोर, उन्होंने कहा भाई तुम लाइव हो, कह रहा ओह शिट। वही चीज याद आ गई, उससे फिर तो तगड़े मीम बने थे यहाँ पे, मैं वही देख रहा था। तो तूने लाइव स्ट्रीम करी नहीं? वीडियो अपलोड करना था, अभी तक वीडियो अपलोड हुआ नहीं, उसने एडिटर ने दिया नहीं, तो ठीक है 1 घंटे बाद कर लूंगा, क्या जा रहा है। कौन से ब्लॉग वाले चैनल में कि नहीं मेन चैनल में, वो हैप्पीनेस रिपोर्ट पे बनाया था, हैप्पीनेस इंडेक्स की। हाँ। चलो आओ उसी पे थोड़ी सी चर्चा करें, क्या क्या यार फैक्ट्स वो हैं टॉप तो हमेशा स्कैंडिनेवियन क्योंकि कंट्रीज ही बेसिक करती हैं चीज है उसे, जो फैक्ट जो आउट पंचलाइन है। रिवील करेगा तो फिर व्यूज कैसे आएंगे? और इंडिया शायद थोड़ा नीचे ही जा रहा है लंबे टाइम से। फिर लोग वीडियो क्यों देखेंगे अगर सब कुछ यही बता दूंगा तो। बेसिक फैक्ट्स वो है, इंडिया बहुत लो रैंक करता है, राइट, हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत लो रैंक करता है, लेकिन जो सिस्टम है ना इसको मेजर करने का हैप्पीनेस को, वो थोड़ा डिफरेंस है, मतलब वेस्टर्न expect नहीं फ्रेमवर्क, करोगे। वेस्टर्न फ्रेमवर्क। उसमें 6 क्राइटेरिया हैं, 6 में से 2 क्राइटेरिया फैक्चुअल हैं कि जीडीपी पर कैपिटा क्या होगा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी एक देश की, और बाकी 4 क्राइटेरिया सर्वे के द्वारा लिए जाते हैं, लोगों से पूछ कर लिए जाते हैं। ओके, वो तो बहुत फॉर एग्जाम्पल कि फ्रीडम को लेकर कि आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में कितना पर्सनल फ्रीडम है। जीडीपी से तो पता चल रहा है डायरेक्ट, क्योंकि यू नो लाइक जीडीपी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोगों की पैसों की सिचुएशन कैसी है, जो कि डायरेक्ट रिलेट करती है उनकी हैप्पीनेस के साथ, क्योंकि पैसे चाहिए होते हैं लाइफ में हैप्पी रहने के लिए, जो कोई चाहे कुछ भी कहे। अमाउंट पे डिफरेंस हो सकता है बट नेसेसिटी पे कोई वो नहीं है। एज भी यू नो लाइक एज लिमिट भी है आई गेस, क्योंकि उससे फिर हेल्थ सर्विसेज का पता चलता है उस कंट्री का, या फिर सोशल सपोर्ट, आपके फैमिली मेंबर्स, अगर आप किसी मुश्किल टाइम से गुजर रहे हो तो आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स कितना सपोर्ट करेंगे आपको, तो इसके बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो तो बहुत सब्जेक्टिव है ना फिर। सब्जेक्टिव है वो, हाँ। तो ये भी मैंने वीडियो में कहा है, जैसे कि ये तो टॉपिक कुछ ही हद तक सब्जेक्टिव है यार, मतलब उतना एक्यूरेट नहीं कहूँगा मैं इस रिपोर्ट को कि हमें बिल्कुल ही इस पे फुली फोकस करना चाहिए कि देखो इतनी रैंकिंग गिरे जा रही है, इतनी बेकार है इंडिया की रैंकिंग, क्योंकि अगर उसमें देखोगे जो करप्शन का सवाल है उसमें वर्स्ट कंट्री कौन सी है, बुल्गारिया और रोमानिया। अब ऐसा तो लगता नहीं है मुझे कि बुल्गारिया रोमानिया ऐसी कंट्रीज हैं जो एब्सोल्यूट वर्स्ट करप्शन होती है वहाँ पर दुनिया भर में, सारी कंट्री से कंपेयर करोगे। समझ गया। मैं गया भी हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी करप्ट कंट्रीज हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोगों से जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो अपने आप को बाकी यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, परसेप्शन। तो इसलिए उन्हें लगता है जवाब देते वक्त अपने सर्वे में वो अपने आप को काफी लो रेट करते हैं, काफी क्रिटिकल। बट ये तो फिर लेकिन सेंट्रिक हुआ ओनली टू करप्शन, राइट? हाँ, लेकिन करप्शन 6 में से 1 क्राइटेरिया है। या हाँ, एंड ये तुम्हारे ऑल ओवर द वर्ल्ड के, आई थिंक फिनलैंड है ना टॉप पे, फिनलैंड है टॉप। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, यही कल है परसों ही तो आई है रिपोर्ट, टॉप 5 में। हाँ, परसों ही आई है। परसों आई है, राइट? या फिनलैंड टॉप पे आया। फिनलैंड इज आल्सो द कंट्री आई थिंक सो, जहां तक मैं कह रहा हूं, जिसका डिप्रेशन में एक टाइम पे क्योंकि सूरज नहीं होता था वहां पे, या ऐसी कोई नॉर्वेजियन कंट्री है डिप्रेशन रेट बहुत हाई रहता है, इसलिए सभी कंट्रीज में ही होता है, तो जितने भी लोगों से पूछ लो सब यही कहते हैं कि, और अगर एक्चुअली रिसर्च स्टडीज भी हुई है कि जो सुसाइड रेट्स हैं वो इंक्रीज करती है विंटर्स में। हाँ, बिकॉज़ सनलाइट भाई बहुत डिप्रेसिंग होता है। इंडिया में हम लोगों को पता नहीं चलता इतना ज़्यादा, हम कहते हैं कि क्यों जो वेस्टर्नर्स हैं वो ज़्यादातर धूप के लिए देख के खुश होते हैं या बीच पे जाके खुश होते हैं, धूप यू नो लाइक सन बात लेके खुश होते हैं, स्पेशली गर्मियों में तो यू नो लाइक सोच से ही परे बात है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी पे इतना ज़्यादा, आपके मूड पे इतना ज़्यादा सनलाइट का फ़र्क पड़ता है। मैं एक बार वैंकूवर में रह रहा था कनाडा में, वहाँ पे ऐसा होता है कभी कभार जब बारिश होती है तो बहुत बहुत दिनों तक स्लो बारिश होती रहती है। लगभग 1 महीने के आसपास रोज़ बारिश होती थी और बहुत कम, शायद अगर सूरज निकलता होगा तो ना के बराबर। सितंबर के आसपास का टाइम था, होगा सितंबर का, और किसी वजह से मुझे वो ऑलमोस्ट सारा का सारा टाइम ही घर पे ही बिताना पड़ा, क्योंकि मैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम, जो कि मेरे को मोस्टली घर में ही रहना पड़ता था। उस वजह से मैं कुछ और नहीं, कोई स्टडी नहीं कर रहा था, कोई और काम नहीं कर रहा था, और वो उस वक्त मुझे सीरियसली अपनी लाइफ में जो एक साथ उतनी सैडनेस जो
एक्सपीरियंस हुई है वो उसी टाइम में हुई है। और मैं उस टाइम में मैंने रियलाइज़ किया कि सनलाइट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सन ही नहीं निकला ऑलमोस्ट 1 महीने तक, बारिश ही होती रही, धीरे धीरे स्लो बारिश होती रही। राइट, काम होने से, राइट। डेफिनेटली वो डिपेंड करता है किस तरह से आप हैप्पीनेस को डिफाइन कर रहे हो। तो ये रिपोर्ट इस डिप्रेशन वाली चीज को कंसिडर नहीं करती। ये रिपोर्ट देखती है कि आपकी पर्सनल जिंदगी में जो आप करना चाहते हो क्या वो आप कर पा रहे हो। ये रिपोर्ट देखती है कि आप कितना डोनेशंस देते हो, क्योंकि जितना आप डोनेट करते हो, जितना आप खुशी बांटते हो लोगों को, उतना ही आपको अंदर से खुद खुशी होती है। ये भी एक बहुत प्रोफाउंड बात है। ऐसी चीजों को देखती है रिपोर्ट। बांटने से क्या बढ़ता कह रहा है। हूँ मोहक भाई सॉरी। नहीं, आई थिंक वो स्पिरिचुअल और रिलीजियस वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं 2.5 साल म्यांमार में था, जहाँ तक मुझे पता है म्यांमार इज द वेरी सोसाइटी रिलीजियस। is one of the most like one of the highest donating society, क्योंकि उनके लिए जैसे अच्छा हाँ वो लोग बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं, क्योंकि उधर उनके जो लोकल मॉनेस्ट्री होता है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स को आर्म्स देते हैं। उस रिपोर्ट में क्राइटेरिया था जेनरोसिटी, और उसी में ये सवाल पूछा गया था डोनेशन वाला। और म्यांमार नंबर 1 कंट्री है दुनिया में, वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री है जेनरोसिटी के मामले में। ओके, दैट्स सो सरप्राइजिंग। तो and but they may not be the happiest happy in whatever say in an economic sense, अगर आप exactly मैं समझ गया। और इस वक्त तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है भाई वो लोग। हाँ पे ऑब्वियसली बात करें तुम्हारे पर्सनल व्यू के हिसाब से जो हो रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स अगर हम कर भी रहे हैं इंसान का, तो क्या मतलब मैं नहीं कह रहा बड़े पर्टिकुलरली बताओ तुम्हें क्या लगता है ना ऊपर से क्या फैक्टर्स होने चाहिए जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए इंसान को अगर कंसीडर भाई फैमिली, दोस्त, रिलेशनशिप्स। मुश्किल है ये डिसाइड करना कि कौन से फैक्टर्स को कितनी वेटेज देनी चाहिए। ह्यूमन कनेक्शन ने एक डिसेंट हार्वर्ड की दुनिया की आज तक की सबसे लंबी स्टडी हार्वर्ड की रिपोर्ट है, जाके देख लेना, गूगल पे सर्च करना वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग सर्वे या फिर स्टडी। हार्वर्ड की स्टडी है क्या चीज़ लॉन्ग टर्म में ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को डिसाइड करती है, वो ये है कि वो आपके आसपास के लोगों के साथ आपका कनेक्शन। मैं शायद इस पर पहले ही बात कर चुका हूँ। ह्यूमन कनेक्शन, आपकी फैमिली के साथ आपका क्या डायनामिक्स हैं, आपके दोस्त हैं कि नहीं है, कितने अच्छे दोस्त हैं, कितने डीप कनेक्शन है, कितने पड़ोसियों के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, और आपकी जो यानी लाइक रोमांटिक रिलेशनशिप है वो किस तरीके का है। ये सारी जो ह्यूमन कनेक्शन, जितने क्लोज ह्यूमन कनेक्शन है उस पर डिपेंड करती है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। अटेम्प्ट किया है, इससे ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट मुझे लगता है मुश्किल है करना। मतलब वो जितना और सवाल पूछोगे उतना और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा एक सर्वे लेना। जैसे भूटान भी एक सर्वे करता है हैप्पीनेस के ऊपर अपनी कंट्री में, उनका तो ग्रोस हैप्पीनेस का वो हैप्पीनेस निकालते हैं, और वो 300 सवाल पूछते हैं अपने लोगों से अलग अलग चीजों में। उसमें ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट कवर किया गया है हैप्पीनेस का। हाँ, हैप्पीनेस एक्चुअली में टॉपिक बहुत ही फिलोसॉफिकली अगर तुम बात करो, साइकोलॉजिकली भी बात करो, बहुत वैसा टॉपिक है जिसके बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं। क्योंकि एक बात सिंपल सी सोचो, एक इंसान जो कुछ नहीं कर रहा, पड़ा हुआ है। अब अगर तुम सिंपल इसको एक डायकोटोमी में बांध दो, एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस रख लो, तो शॉर्ट टर्म तो हैप्पी है। सही बात है। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में भी एक और चीज रख लो, जैसे तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम हर शाम को अपने 3 दोस्तों के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हैंग आउट करते हो। हाँ, बंदा हैप्पी तो तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी मौज में चल रही, लेकिन एक धीरे धीरे सीपिंग स्ट्रेस हो सकता है, बड़ा क्रीप हो रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें बताया था कि किसी भी देश में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑन एवरेज अगर लोगों से पूछा जाता है आप कितने खुश हो इस मोमेंट में, तो ऑलमोस्ट हर कोई जवाब देता है। एवरेज जवाब निकल के आता है 7 आउट ऑफ 10। चाहे जो अमीर लोग हैं वो भी 7 आउट ऑफ 10 हैप्पी है, जो गरीब लोग हैं वो भी 7 आउट ऑफ 10 हैप्पी है। बट अगर आप हाँ, एक चीज़ ये भी है, यूएस का ये सर्वे है कि $60,000 to $80,000 के बीच में अगर आपकी ईयरली इनकम है तो पैसा उसके बाद इफेक्ट नहीं करता आपकी हैप्पीनेस को। मैं कहूँगा किसी से भी अगर तुम मुंह पे पूछोगे, आई मीन फर्दर इंक्रीज इन इनकम, तो आई थिंक वन वर्ड का आंसर या संक्षेप में आंसर वो हमेशा ये होगा कि हाँ चल रहा है ना। बिकॉज जो रियल आंसर है वो एक पूरी ऑलमोस्ट शॉर्ट स्टोरी है, बुक है, सही है, नॉवेल है। जिंदगी में असली में जो गाथाएं घट रही हैं, मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, मैं एक अब्यूजिव बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ चीज। जैसे लेट्स से एक पार्टनर है, ठीक है, कोई इंसान है जो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, और मैं बहुत फैसिनेटिंग बात बताता हूँ। लेट्स जैसे उनके घूंसे चलते हैं, यहाँ पे हम जेंडर हटा देते हैं, कोई भी हो सकता है। उनसे अगर बात करो निकल क्यों नहीं रहे, अगर क्वेश्चन पूछो भाई निकल क्यों नहीं रहे, तो पता चलता है कि यार वो घूंसे चले थे लेकिन वो सैटरडे को चले थे। मंडे और ट्यूसडे को ना चीजें ठीक थी,
हाँ मतलब इंसान सोचो कितना डेंजरस चीज है कि हैप्पीनेस की हम क्या परिभाषा एक सब्जेक्टिव फैशन में बना सकते हैं। हम जिस भी स्थिति में होते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को उसी के हिसाब से तोड़ Mold. मरोड़ लेते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात की लड़के ने। ये ह्यूमन कैपेसिटी सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने की इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, और इसका आपको रियलाइज़ होता है अगर आप कोई भी वो मूवी देखोगे जिसमें कि ये चीज़ डिपिक्ट की गई है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप्स में जो उसके साथ किया गया, इनफैक्ट उससे पहले भी जो कैसे उनको राउंड अप किया गया जब पोलैंड में जर्मन आर्मी घुस जाती है और उनको राउंड अप करा, फिर उनको घेटोज़ में डाला, फिर उनको घेटोज़ से ट्रेन में भर भर के कैंप्स में डाला। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी मूवी, शिंडलर्स लिस्ट देख लो, या फिर कोई भी और मूवी जो इस चीज़ को डिपेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मूवी थी, उसमें कंसंट्रेशन कैंप्स को तो स्पेसिफिकली नहीं दिखाया गया, लेकिन एक जनरल वॉर की सिचुएशन को ज़रूर दिखाया गया था। आई थिंक फ्यूरी है ब्रैड पिट की मूवी, जिसमें वो एक टैंक ग्रुप होता है वो, और उसमें वो एक घर में जाते हैं, वहाँ एक लड़की पियानो बजाती है, वो जर्मन है। हालांकि वो जर्मन फैमिली के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया कि जर्मन्स पे जो अमेरिकन्स ने बम्बार्डमेंट की थी उसका उस पर क्या फ़र्क पड़ा। तो आपको ये दिखेगा कि कितनी ज़बरदस्त लाइक बुरी सिचुएशन में, वॉर से ज़्यादा बुरी सिचुएशन शायद इमेजिन करना मुश्किल है कि अगर आप यू आर इन बिटवीन अ बैटल फील्ड, engulfed in a war, you as a community, उससे ज़्यादा आई गेस मुश्किल सर्कमस्टांसेस को, या बहुत ही कोई ज़बरदस्त बीमारी हो जिसका कोई इलाज नहीं है और आपको पता है कि एक लिमिटेड टाइम है और स्लोली डेथ क्लोज आ रही है, ये इन सिचुएशन से ज़्यादा शायद ख़तरनाक कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। और उसमें भी कैसे वो लोग कभी कभार हंसी मजाक भी कर लेते थे। सरवाइव करना तो कर ही लेते थे, हंसी मजाक भी कर लेते थे, और उसमें भी दे केप्ट गोइंग ऑन इन द होप ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट सम डे। और अगर मुझे बोलते बोलते ही रियलाइज़ हुआ, आई थिंक वो होप होती है कि कभी अच्छे दिन जो मोदी जी का बात है वो आएंगे। इस होप में बंदे बुरे से बुरा टाइम भी काट लेते हैं। और आई थिंक श्वेताब भी जो कह रहा है कि मंडे और ट्यूसडे को चीज़ें ठीक थी, तो शायद वो मंडे और ट्यूसडे की जो सिचुएशन है वो होप दे देती है वो संडे के जो घूसे चल रहे हैं उसके अगेंस्ट। जैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है कि ये होना चाहिए हमारे पास, अब एक बार ये अचीव कर लिया तो नेक्स्ट ये होना चाहिए। हाँ, और सेकंड ये भी चीज़ है कि बुरे से बुरे को भी हम सह लेते हैं, लेकिन अच्छे से अच्छा भी आता जाए तो भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते। ये उसका कॉइन का सेकंड साइड है। और जैसे मैंने पढ़ा था कि वेल्थ एंड मे बी हैप्पीनेस आल्सो इज रिलेटिव टू अदर पीपल। तो अगर मतलब एब्सोल्यूट वेल्थ इतनी मैटर नहीं करती कि हम कितने अमीर हैं, वो मैटर करता है कि हम अपने लोगों के बीच में कितने अमीर हैं, हमारे आसपास है उनसे ज़्यादा अमीर है कि ज़्यादा गरीब है। तो जैसे एक फेमस रिसर्च स्टडी थी जहाँ पूछा था कि आपके नेबर्स को सबको $100, मतलब आई एम जस्ट मेकिंग अप द नंबर्स, पर आपके नेबर्स को $100 मिलेंगे और आपको $50 मिलेंगे। ये एक सिचुएशन है। और सेकंड सिचुएशन है कि सबको $25 मिलेंगे। तो बट पीपल वुड प्रेफर इक्वालिटी ओवर द फैक्ट कि मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे फर्स्ट सिचुएशन। सो इट्स ऑलवेज लाइक रिलेटिव वेल्थ एंड रिलेटिव हैप्पीनेस दैट मैटर्स, राइट? सो इसमें एक और स्टडी हुई है, मैं वो बताता हूँ आपको कैसे आपके आसपास के एनवायरनमेंट में आपका क्या स्टेटस है, ये कैसे आपकी हैप्पीनेस को करता है। फॉर एग्जांपल एक स्टडी हुई थी कि कैसा बच्चे फील करते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस कैसा करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके और एक मीडियोकर या फिर एक घटिया सी भी यूनिवर्सिटी में जाके। ये डिपेंड करता है कि वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उस जगह पे। तो उन्होंने जो हार्वर्ड में सिलेक्ट कर रहे थे या फिर स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे थे, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, वहाँ जो बच्चे एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे थे कंपेरेटिव टू अपने साथियों के, उनका इंटरव्यू लिया। और जो लाइक जो वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि एक बिल्कुल ही मीडियोकर लेवल का स्कूल है,
आई मीन कोई शायद वहाँ जाना अपने एंड से प्रेफर ना करे, यू नो लाइक वो सेकंड या थर्ड ऑप्शन स्कूल जो होते हैं, यू नो लाइक वायोमिंग स्टेट यूनिवर्सिटी समवेयर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, यू नो, वहाँ पे जो बच्चे टॉप कर रहे थे क्लास में, अब ये देखो कि जो आइडाहो या वायोमिंग या जो ऐसे ऐसे स्टेट हैं जो यू नो लाइक मिडल अमेरिका में, वहाँ रहने वाले लोगों के अलावा कोई वहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। उधर की यूनिवर्सिटी में जो टॉप करने वाला बच्चा होगा वो जो हार्वर्ड में बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहा होगा उससे नीचे ही होगा। हार्वर्ड का बिलो एवरेज भी वहाँ के टॉपर्स से ऊपर होंगे। बट जो हार्वर्ड के बिलो एवरेज परफॉर्म करने वाले थे वो ज़्यादा डिप्रेशन में या टेंशन में थे अपनी ओवरऑल सिचुएशन को लेके, या अनसेटिस्फाइड थे अपनी ओवरऑल सिचुएशन को लेके, जो कि उसके मुकाबले जो कि उन स्टेट यूनिवर्सिटी में टॉप परफॉर्म कर रहे थे। क्योंकि दोनों में फ़र्क ये था कि हार्वर्ड में जो मीडियोकर है वो, हार्वर्ड का जो मीडियोकर है वो अपने एनवायरनमेंट में लूज़र है, और एक यू नो लाइक सम अननोन यूनिवर्सिटी का जो टॉप परफॉर्मर है वो अपने एनवायरनमेंट में यू नो लाइक ही इज़ किलिंग इट। तो इसलिए वो बंदा अपनी सिचुएशन में खुश है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही गरीब बस्ती में रहने वाला जो सबसे अमीर आदमी है उस बस्ती का, वो शायद उस आदमी से ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड होगा अपनी लाइफ में जो कि करोड़पति इलाके में जिस इलाके में सारे करोड़पति हैं, बट उनमें वो ऑलमोस्ट सबसे नीचे की कैटेगरी में वो बंदा आता है। तो व्हाट डज दैट शो कि इंसान चाहता है बेसिकली अगर कलेक्टिवली सबका नुकसान हो पाए तो हो जाए मेरे तो हो जाए। तो ये बात अरिस्टोटल ने भी कही थी एक्चुअल में। थ्री इडियट्स में तो आई थी बात। थ्री इडियट्स में एक सीन नहीं है कि मेरे दोस्त ज्यादा नाराज उनके फेल होने पर पर मेरे फर्स्ट होने। ठीक है ठीक है ठीक है। अरिस्टोटल ने बेसिकली ये कहा था कि दो लोगों अगर कंपटीशन में बांध दो और दो लोगों की पॉसिबिलिटीज है बेसिकली कि दोनों अपने सेपरेटली अचीव करेंगे, एंड एक के अचीवमेंट से बी के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी चाहेगा बी वाला एक अचीव ना करे। और आई गेस कम्युनिकेशन कम्युनिज्म के इतना ज़्यादा दुनिया में लोकप्रिय होने के पीछे शायद यही रीज़न है कि जो मार्केट इकोनॉमी है, जो फ्री मार्केट है, वो हर किसी को अमीर नहीं बनाती, लेकिन कुछ लोगों को अमीर बनाती है, लेकिन हर किसी का स्टैंडर्ड बेस लेवल पे ऊंचा उठाती ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग कम्युनिज्म को उसके मुकाबले ज़्यादा फिर भी पसंद करते हैं, जबकि कम्युनिज्म हमेशा मिजरी लेके आया लोगों के लिए कि कम्युनिज्म सबको बराबर करके बेटर नहीं कर रहा, वो सबको इक्वली अमीर नहीं कर रहा। क्लेम क्या है? कुछ लोग बहुत अमीर और कुछ लोग बहुत गरीब नहीं होने चाहिए, सब इक्वली अमीर होने चाहिए। कम्युनिज्म ये इंश्योर नहीं करता लेकिन कि सब लोग इक्वली अमीर होंगे। कम्युनिज्म ये इंश्योर करता है कि सब लोग इक्वली गरीब होंगे, ये है। लेकिन फिर भी क्योंकि इक्वली होंगे वो चीज़ अट्रैक्टिव है। हमारा ब्रेन ऐसे वायर्ड है कंपेटिटिवनेस में या कंपेयर उसमें भी कि इवन दो किसी की सक्सेस से हमें फर्क नहीं पड़ता, बट हम नहीं चाहते यू नो वही पड़ोस वाला। तो इसलिए बिब्लिकल भी तो वो आता है ना, डो कवेट या तुम्हारा या नेबर के साथ वो ना करो, किसी जो भी है यार, लव दाई नेबर, आई थिंक लव दाई नेबर है वो 10 कमांडमेंट में से याद नहीं मेरे को। दाई नेबर, लव दाई नेबर। अभी वो ऑन कर रखी होती लाइव चैट, दोस्त तुम्हारे चक्कर में लाइव चैट ऑफ करती, भाई लोग यार तुम्हारा खोला मैं लाइव चैट ऑफ कर रखी है। कंट्रोवर्शियल फिगर लेवल आ रहा था, जय श्री राम लिख रहे थे लोग कैप्स में। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अच्छा से क्या रिलेशनशिप? जय श्री राम। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा यार आज मजा नहीं आने वाला लाइव चैट में। सो एनीवे मुझे जहाँ तक लगता है, मैं बताऊंगा मेरे को अगर वो करना हो हैप्पीनेस इंडेक्स से पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स में तुम्हें सच बताऊं समथिंग दैट आई थिंक अबाउट अ लॉट इन लाइफ, क्योंकि मैं ये बुक लिखता हूँ, राइट? मेरी पहली बुक लिखी, इसमें मैंने बात करी, और मैं क्योंकि हैप्पीनेस वर्ड यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि हैप्पीनेस वर्ड से मुझे बहुत खींच मचती है, बहुत ही स्टूपिड वर्ड है या बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड वर्ड है। अगर मैं इससे कहूँगा तुम्हारा लाइफ का गोल है हैप्पी होना, उसका इंसान कोई भी मतलब निकाल सकता है। हाँ, वो 10 लोग ओवर सिंप्लीफाइड नहीं, वो बहुत वेग वर्ड है, ये होना चाहिए, बहुत वेग वर्ड है, उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, जैसा कि शदाब कह रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ भी निकल सकते हैं हैप्पीनेस के। 10 वीडियो में वो एक्चुअली में एक अलग परिभाषा दे रहे हैं एक सेम वर्ड की, तो तुम्हें पहले चीज है उस वर्ड को हटाओ। हैप्पीनेस वर्ड करप्ट हो चुका है, इसका मीनिंग भी कुछ नहीं है, और जैसे कहते हैं पॉजिटिव सोचो, हैप्पी रहोगे, बेवकूफ वाली बात होगी ना ऐसी। तो हैप्पीनेस इंडेक्स मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अगर 3-4 कहूँगा जो फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, पहली है कि तुम्हारा, इसको सुन के मेरा एक दोस्त याद आ गया मुझे, उसको मैं कहता था यार चोट यार चोट लग गई, दर्द हो रहा है, कहता था फील मत करो। क्या मैंने कहा यार पैसे चाहिए यार, बहुत टेंशन हो रही है, पैसे नहीं है कुछ काम करने के लिए। कहता यार फील ही मत करना, फील ही मत कर। तो मन करता था उसके सर पर डंडा दे के मारूं,
कि साला ये बोलने का कि चुप रह जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा रिलेशनशिप्स हैं जो इमोशनली स्ट्रांग हैं, हाँ ये वही वाली बात हुई। क्योंकि कई लोग होते हैं हाँ, जिसको it's कहते हैं right. लोनलीनेस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, होती है सोशल लोनलीनेस, होती है इमोशनल लोनलीनेस। सोशल लोनलीनेस एक होगी कि एक इंसान जिसकी लाइफ में सोशली कोई फ्रेंड्स नहीं है। इमोशनल लोनलीनेस हो सकता है आपके 10 दोस्त हों लेकिन वो इमोशनली आपके दोस्त नहीं है, आपके अंदर क्लोज नहीं है। तो सोशली आप दुनिया को देखती कहती भाई यहाँ यो लौंडा है इसके, या यो लड़की है इसके तो बहुत दोस्त हैं, बट आप इमोशनली कंप्लीटली अकेले हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे इंटरनेट पर यही आती है कि इमोशनली इंसान बहुत लोनली है। सोशली कहने को 100 500 फॉलोअर हमारे फ्रेंड्स, हम कितने लोगों से बातें भी करते हैं। तो पहले इसलिए मैं कहूँगा जो मिले आएगा कि तुम्हारे इमोशनली लाइफ में कितने बॉन्ड्स हैं ऐसे जिन पे आप काउंट कर सकते हो। आई थिंक ये आपकी हैप्पीनेस में बहुत फर्क डालते हैं। उसमें आपकी मम्मी भी आती हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स सबसे स्ट्रक्चरली, पेरेंट्स तो यार सबसे इम्पोर्टेंट हैं आपके। अगर हैं अगर आप लकी हो कि आपके पेरेंट्स हैं, मदर और फादर दोनों हैं, और उनके साथ अगर आपका वेल सॉर्टेड आउट रिलेशनशिप है तो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सॉर्ट आउट हो रखा है, ये समझ के चलो। मैं कहूँगा साइकोलॉजी के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पे आती है। अगर हैप्पीनेस Almost, इंडेक्स yeah. में मैं कहूँगा ना, मेरा पहला क्वेश्चन होगा तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसी है। बिकॉज कितने लोग भी मैंने देखा लाइफ में, जैसे आप 20-18 के हो गए और आपके माँ बाप से रिलेशनशिप खराब थे, आपने कहा बाहर में गए, मैं निकल रहा। 24 के हो गए आप, 30 के हो गए आप, आपके रिलेशनशिप, क्योंकि हम यूरोप वाले लोगों बाद से में अपना रियलाइज होगा बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है एशियन कल्चर, उसमें आप भाग नहीं सकते माँ बाप से, क्योंकि चप्पल बजा देंगे आपके सर। सच ही है, आपका मन है लेकिन वो अथॉरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है और स्ट्रक्चरली इतनी गजब इम्पोजिंग वे में वो फिक्स्ड है कि आप उसको हिला नहीं सकते। और वो आपके माइंड में ज़्यादा फिक्स्ड है मुकाबले की रियलिटी में टेंजिबली फिक्स्ड हो। वो हमारे एक बचपन से एक माइंडसेट बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। लाइफ में ना एक सी सॉ चलता है, ठीक है, जिसे हमें बैलेंस करना होता है। सी सॉ मतलब बैलेंस लगा लो या वेट लगा लो, ठीक है। एक होती है फ्रीडम और एक होती है सिक्योरिटी एक साइड पे। फ्रीडम जितनी बढ़ाते जाओगे सिक्योरिटी उतनी कम होती जाएगी, सिक्योरिटी जितनी बढ़ाते जाओगे फ्रीडम उतनी कम होती जाएगी। हमारे ऊपर की जितनी अथॉरिटीज़ हैं, फैमिली, गवर्नमेंट, मम्मी पापा, ये वो सब फैमिली में ही आ गए, जॉब, ये इसी बैलेंस के अंदर काम करते हैं। आपके मम्मी पापा आपके ऊपर ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोल रखेंगे तो बट आपको फ्री वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर आपको कहेंगे कि भाई तुम्हें बाहर नहीं जाना, फॉर एग्जांपल बाहर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो इसलिए तुम जॉब मत करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। उनको ये करना पड़ेगा कि वो तुम्हें सर्वाइव करने के संसाधन मुहैया कराएं, अगर वो तुम्हें काम करने से रोक रहे हैं। अगर वो तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हें इस जगह शादी करनी होगी तो उन्हें शादी करने के लिए लड़की प्रोवाइड करनी होगी, समझ रहे हो एग्जाम्पल। तो फ्रीडम जा रहा है बट सिक्योरिटी आ रही है। और इसका उल्टा है, अगर आप विद्रो कर दो कि भाई मैं तो वहाँ जॉब करूँगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहते हो या फिर गांव में रहते हो, मैं तो बेंगलोर में जॉब करूँगा, आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी कम हुई, वहाँ पे रेंट देना पड़ेगा। घर वाले हो सकता है कि आपसे हट भी जाएं क्योंकि आप उनकी बात नहीं मान रहे, तो आपने फ्रीडम ले लिया उनसे लड़के, अब उन्होंने सिक्योरिटी छीन ली, ठीक है हम आपको फाइनेंशियली बैकअप नहीं करेंगे, ठीक है, फ्रीडम मिल गया, सिक्योरिटी चली गई। कंपनी में हर जगह सेम चीज़ अप्लाई होती है। फ्रीडम और सिक्योरिटी, इन दोनों को बैलेंस करना एक रिलेशनशिप में, फैमिली में शायद थोड़ा सा एक पर्सनल टच भी है इसके अंदर साथ साथ, लेकिन जनरल जो हमारे ऊपर की जो हायरार्कीज़ हमें कंट्रोल करती हैं या जो कंट्रोल सिस्टम्स हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं सोसाइटी में या ओवरऑल लाइफ में, वो इसी दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलते हैं। यूरोप में, अमेरिका में इधर लोग निकल जाते हैं, ये हमारा नहीं है, मेरे बाप से रिलेशनशिप ही नहीं, मेरी मम्मी से असल में रिलेशनशिप कैसा है वो भी डिपेंड, कैसे का जवाब देना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक सेंस में आप कह सकते हो अच्छा रिलेशनशिप है, हम साथ में अच्छा करते हैं, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस बहुत आती हैं, वो नहीं चाहते कि मैं ये करूं, तो उस सेंस में पैसिवली हमेशा एक वो बना रहता है कि कुछ सेंस में अच्छी है, कुछ सेंस में बेकार है, ये भी हो सकता है। वही उस चीज़ का बैलेंस है वो कि यस, फिर आपकी बात आगे हमारी कम्युनिकेशन कितनी है पेरेंट्स के साथ, अंडरस्टैंडिंग कितनी है। सो या यू आर राइट, आई थिंक मेरे लिए अगर होगा, अगर हम सर्वे ड्रॉ करें, इट विल बी लाइक अ फकिंग एग्जाम, बट एग्जाम जिसमें आपको मार्किंग नहीं होनी, टेंशन ना लो, कुछ भी लिखो तो सर्च लिख दो, वो ज़्यादा अच्छा है, बट इतना इजीली या बिकॉज आई वुड से पेरेंट्स सेंट्रल है,
पेरेंट्स से स्टार्ट किया। अगर आपकी पेरेंट्स से रिलेशनशिप अच्छी है ही नहीं तो हो ही नहीं सकता आपकी जिंदगी में एक लेवल का, आप कहीं ना कहीं लेवल पे सफर नहीं कर रहे हो। इवन तो अब्यूजिव पेरेंट्स थे, मैंने देखा लोग जिनके जिंदगी में उन्होंने बात नहीं करी क्योंकि उन्होंने कहा मन में कि भाड़ में गए मेरे बाप, क्योंकि वो अब्यूजिव था जस्ट, एंड देन दे डाई, एंड देन वो इंसान भी रिग्रेट कर रहा है कि मैंने बात नहीं करी। ऐसी ऐसी चीज होती है, वो बैठ के दुखी है कि मेरे को एक बार बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो इंसान अब मैं कभी बात नहीं कर पाऊंगा। पेरेंट्स आर अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट। दूसरा फिर आता है ऑब्वियसली फ्रेंडशिप, इमोशनल लोनलीनेस पे, कि आपकी लाइफ में दोस्त कितने हैं जिनसे आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो। ये एक्चुअल में इजी है क्वेश्चन आंसर करने का, दैट इफ यू जस्ट सिंपली ऐड दिस, लाइक यू कैन शेयर योर फीलिंग्स विद इनर मोस्ट, तो वो, क्योंकि अगेन वही बात कर रहा हूँ, जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ, मेरा तो रोज का चलता है बात करना है ना, रियलाइज जितने लोग भी एक्चुअल में सफर कर रहे हैं, किसी न किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप हो या मैनिपुलेटिव हो या कुछ भी हो, दे आर नॉट टॉकिंग टू पीपल जो उनको सही राय दे सकते हैं, कट आउट हुए हैं वो। तो ये दूसरा हो गया मेरे को लगता है फैक्टर कि आप जब चीजें आप सीक्रेट, वही है ना यार, इसमें तो एवर लास्टिंग जो हमारी लाइफ में एक चीज़ होती है, हम अपने आप से लड़ते रहते हैं इस चीज़ से कि हम किसी को कुछ भी चीज़ बताएंगे और वो हमें जज करेगा। ये जो फियर ऑफ जजमेंट होता है, इसके साथ हम लड़ते रहते हैं, और ये बहुत ही वैलिड फियर है, कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया करती है जज और दुनिया उड़ाती है मजाक अगर आप वल्नरेबल होते हो उनके सामने। और इसीलिए हम लाइक एक कर्टन, आयरन कर्टन लाइक अपने ऊपर डाल लेते हैं, एक पर्सनैलिटी अपना लेते हैं कूल लौंडा होने की, या फिर किसी भी तरीके से स्ट्रॉन्ग होने की। और जो ओरिजिनल इनर मोस्ट वल्नरेबल, इस चीज़ को कहते हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी शेयर करना एक अपने आप में जितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, और ये पता होना कि किसके साथ करनी है। अब हर किसी के साथ आप नहीं करते हैं ऐसा, ये है सीखने वाली बात जो शिताब यहाँ कह रहा है। रखते हो अपना पेन या स्ट्रगल, और वैसे कितने लोग हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ आप वो कर सकते बहुत बड़ी चीज होती है, लोग बताते नहीं हम डिप्रेस्ड हैं। सही बात। आप अपने दोस्त को बताने से पहले पता भी होना चाहिए ना कि वो, लाइक आई थिंक पीपल डोंट आल्सो रियलाइज कि वो डिप्रेशन में है। मैं तो कह रहा हूँ नॉट इवन द वर्ड डिप्रेशन, दैट समथिंग इज नॉट राइट। राइट, कि आजकल कुछ काम करने का भाई मन ही नहीं करता किसी से, ये भी बात करने का आदमी, आई थिंक आदमी पेन शेयर नहीं करना चाहता, बिकॉज हमारा ये वॉल्स बनाती है, तो हम एक्टिंग ज्यादा करना प्रेफर करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक ये चीज मैं कहूंगा सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज आती है, यस ऑफ कोर्स, अचीवमेंट, क्योंकि सेल्फ एलिवेशन या सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ टोटली कनेक्टेड है। आप अपनी लाइफ में उखाड़ के आ रहे हो, इसे कहते हैं तुम्हारा सेल्फ रिफ्लेक्शन ना, जब तुम अपने आप को देख। यार ये तो शायद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है यार, क्योंकि आपका, अगर आपने कुछ अपनी अचीव नहीं किया ना लाइफ में और सब कुछ सही जा रहा है, तो जो आपका एक बहुत ही बेसिक पिलर होता है जिस पे आप खड़े होते हो एज एन इंडिविजुअल, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। और जब तक आप ये नहीं करोगे, वो कॉन्फिडेंस या तो अगर पहले से होगा लाइक नेचुरली आप कॉन्फिडेंट हो, तो वो धीरे धीरे शैकल होने लगेगा, लाइक थरथराने लगेगा, या फिर शेक होने लगेगा, या फिर अगर ऑलरेडी थोड़ा कम है आपके अंदर, तब तो यार आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी। घर से बाहर निकलना शायद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हो आपको लोगों को फेस करना पड़ता है। जब आप लोगों को फेस करना करते हो तो आपको लाइक एक तरीके की एंजाइटी फील होनी शुरू होती है। तो इसलिए आप निकल लाइक सेक्लूडेड, मोर एंड मोर सेक्लूडेड होना शुरू कर सकते हो। देखते हो एज एन ऑब्जेक्टिव एंटिटी, तो ध्रुव अपने आप को ध्रुव क्या व्यू आउट ऑफ 10 रेट करता है कि ध्रुव की जिंदगी में क्या चल रहा है, इज ध्रुव डूइंग वेल इन लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद को, कितने लोग तो खुद की धज्जियां खुद उड़ा रहे हैं ना, जजमेंटल जो पर्सनालिटी होती है, आप खुद को कितना क्रिटिक करते हो। तो ये हो गया तीसरा कि तुम्हारा सेल्फ व्यू क्या है। और बताओ मोहक, तुम भी कुछ ऐड बताओ इसमें, क्या क्या और नई चीज ऐड कर सकते हैं। मैं तो लिटरली यहाँ पे 10-20 और बता दूंगा, बट ये सब चीजें आई थिंक मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि तुम्हारा सेल्फ व्यू क्या है, जिसको तुम सिंपल रेटिंग सिस्टम से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 10 do you feel like whatever you're doing, are you happy with it? Are your job, do you think you're doing the thing that you have always wanted to? Do you feel closer to your work? 0 to 10 में rate करो, how close do you feel? For example, Mohak, I'm pretty sure जो भी तू कर रहा है, let's just say YouTube, because YouTube I think typically is a job which people choose mostly because they're interested in it very much.
हाँ, like I don't क्योंकि जो दूसरी वजहों से फेमस होने के लिए या आई गेस पैसे जल्दी कमाने के लिए यूज़ करते हैं, वो शायद शुरू का जो हार्ड टफ टाइम होता है उसमें फ़िल्टर आउट हो जाते होंगे। और बेसिकली यार मैं तो हमेशा गीता को ही ले आता हूँ उठा के, श्रीमद् भगवद गीता को, कि उसमें जो मैसेजेस हैं ना यार, वो लाइफ में हर जगह अप्लाई होते हैं। अगर आप कॉन्शियस हो कि हो क्या रहा है, देख सकते हो चीज़ों को ट्रांसपेरेंटली। उसमें सिंपल है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। और जो बंदा इस तरह से काम करेगा ना, वो काम जो वो करना चाहे और वो बस उस काम को करने में मज़ा ले रहा है, तो वो डेटर नहीं होगा किसी भी चीज़ से। think like people who do it for the money will not survive because Yeah, it's exactly. not People also who are doing it for money, yes, without a doubt, or will only survive as long as उन्होंने समझ लिया कि ये मेरा इंटरेस्ट है और मुझे इसमें पैसा कमाना है। Those two factors can work, right? कि जैसे मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, एंड या क्रिकेट खेलना हटा दो, क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, और मैं सिंपल हर मैच ओवर होते ही एक मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी, फ्रेश रिएक्शन खत्म, जैसे मैच हुआ फ्रेश रिएक्शन, मैच जो मीमेबल चीज होगी वो देने वाला हूँ। यू लव इट, तुम्हारा नॉलेज में तुम्हारा इंटरेस्ट है, एंड इफ लेट्स जस्ट से इट ब्लोज अप, तुम्हारा मनी भी है। बट आई थिंक लाइक यूट्यूब इज वन थिंग जिसमें अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम दोनों से, यू वुड बी लाइक या आई लव डूइंग इट, राइट? तो आपका वो हाई होगा। एंड यहाँ पे जॉब में जो आ जाता है, आई थिंक इंडिया में स्पेसिफिकली लोग बहुत नीचे रैंक करेंगे, क्योंकि आई डोंट नो कितनी भयंकर लेवल ऑफ परसेंटेज होगी यहाँ पे इंसान की जो जॉब कर रही है, बट दे वर फोर्स्ड इनटू दिस। मैं तो I think then it's the thing about choice, right? Like YouTube, people do it out of choice, not out of compulsion, mostly. कुछ लाख लोग ही होंगे यार, और job उनको छोड़ like के लोग बाकी हर बहुत कोई लोगों जॉब को कर रहा है। compulsion की वजह से करनी पड़ती है। इसको कहते हैं करियर और जॉब के बीच का डिफरेंस। अगर आप वो कर रहे हो जो आप चाहते थे करना, वो करियर होता है, क्योंकि आप लिटरली उस करियर को आप बनाना चाहते थे, जिसको आप बनाते हो वो करियर होता है। और अगर आप वो कर रहे हो जो पैसे बनाने के लिए कर रहे हो आप, और अगर आपको पैसे मिलने बंद हो जाए तो आप अगले दिन से काम पे जाना छोड़ दोगे, वो होती है जॉब। सिंपल। चाहे वो economic reason हो या फिर उनको कुछ पता ही नहीं कि उनके लिए और कोई career path है। And when there's an element of choice, then I think people are just happier. At least they had some agency over their life. They have some control over their life. Whereas if you have no choice, then आप बस एक robot की तरह चल रहे हैं ना, जो आपके ऑप्शन है, engineer, science पढ़ी, फिर engineer, फिर जो भी typical Indian career path. कि कोई भी अगर इंसान, बिकॉज आई थिंक हम जॉब करते हैं, अगर आपकी जिंदगी 50 साल की है, a great amount of time, I would say 70 to 60% of time is spent in an office then, right? 8 से 9 घंटे आप तो ऑफिस में बिता रहे हो, so घर आके भी इंसान काम करता ही करता है। So job constitutes of a less huge than chunk half, but anyways, of your life. So a huge part of your happiness index basically would be connected to whatever profession, vocation, Exactly. you know, जो भी है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया इसके अंदर कि तुम कितना खुश हो। ये आई थिंक वो लोग होंगे जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे किसी स्पेसिफिक लेवल पे, वरना बहुत मेजॉरिटी जॉब्स में आपको कोई होमवर्क नहीं होता कि घर जाके करना। फॉर एग्जांपल एक प्लम्बर है, ट्रेड्स में देख लो यार, ट्रेड्स में कोई घर जाके काम थोड़ी करता है, जितना अपनी वर्कशॉप या जो भी उसकी ऑन साइट है उस पर काम करता है, वरना घर जाके कोई बंदा काम नहीं करता। हाँ, कुछ लोग हैं जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उनको प्लान्स बनाने हैं, ईमेल्स करनी है, प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करने हैं, उनकी बात अलग है, और पर वो मेजॉरिटी नहीं है करने में ये चीज जो तुम कर रहे हो। जॉब भी आई थिंक वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। बट देन वैसे एक और, इस वीडियो का टॉपिक क्या था? क्रिटिकल थिंकिंग नहीं था इस वीडियो का टॉपिक? बस हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर आता है क्रिटिकल थिंकिंग। आता है, लेकिन वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं। ब्रो जाएंगे ना, तुम क्या टेंशन ले रहे हो? चिल होके उसको बात जाना है भाई, 1 घंटे में वीडियो अपलोड क्रिटिकल करनी है थिंकिंग में उसको। भी मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब मैं तुम्हें इसी हैप्पीनेस अंदर ही वीडियो नहीं आई है एडिटर से। लेट्स जस्ट से इंसान जॉब कर रहा है, ठीक है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हमारे देश में, यहाँ पे सोशल बॉडी की बात आ जाओ, अगर तुम सिंपल देश की बात कर रहे हो कि इंसान जॉब सिलेक्शन जो भी हमारे देश का, या फिर करियर सिलेक्शन प्रोसेस जो चल रहा है कुल मिला के, अगर हम देश की थिंकिंग को कहें एक जनरलाइज टर्म में कि सोशल कॉन्शियसनेस है, ये वो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में पैरेलल है इन ऑल वेज ऑफ फंक्शन। कि एक अथॉरिटी है ऊपर, एंड मैं कहूँगा काफ़ी एशियन बेल्ट हमारी जो थिंकिंग है काफ़ी कॉमन है। जापानीज कल्चर में भी होता है, चाइनीज कल्चर में भी होता है, इसमें भी होता है कि एक ऊपर बेल्ट है, वो बहुत डायडैक्टिक है, एक डिक्टेटोरियल फैशन में बताती है नए वाले को कि तुम्हें ये करना है। हम लोग के डायनामिक्स वो हैं तुम्हारे रिस्पेक्ट वाले, कि हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमको सुनना है, और द लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर योर थॉट इज डेंजरस। एग्जैक्टली। तो हम आगे क्रिटिकल थिंकिंग में दोस्त।
हाँ, तो यही तो फ़र्क है यार। जापान में उसका एक अलग ही डायनामिक है। कहा जा सकता है कि टू सम एक्सटेंट एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। जापान और कोरिया एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट हैं, बट अदरवाइज़ इंडिया, चाइना और रेस्ट ऑफ एशिया, साउथ एशिया सारा का सारा, हम कहते हैं, हम अक्सर क्या कहते हैं, हमारे वहाँ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, फ्री थिंकिंग इसकी कमी है। ठीक है, यही हम कहते हैं ना। तो ये क्या है, जब बचपन से ही एक कंट्रोल्ड वे में आपको बड़ा किया जाएगा जिसमें वो सोच, आपकी सोच के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, तो ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे। और जो रिज़ल्ट, देखो दो तरीके होते हैं ना, क्या हो रहा है उससे आप रिज़ल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो, या फिर रिज़ल्ट देख के क्या हुआ होगा ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो जो रिज़ल्ट है कि सब के सब शीपल, जिसको एक टर्म है पीपल की जगह की, भेड़ जैसे लोग हैं, उससे आपको ये पता चल जाएगा हाँ इनकी थिंकिंग पे इस तरीके का स्ट्रक्चर इम्पोज हुआ होगा किसी तरीके से, तभी इनकी थिंकिंग ऐसी है। यही है, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली यही है कि जो भी अथॉरिटी आपको बताती है उसे क्वेश्चन करना। पर यहाँ पे वो चीज़ जो मैं पहले बात नहीं कर रहा था कि सिक्योरिटी, जब आप फ्रीडम फॉरगिव करते हो ना, तो यानी कि आप सिक्योरिटी के लिए करते हो। तो मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के कल्चर को देखते हुए और जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके टोन को देखते हुए कि क्रिटिकल थिंकिंग को सप्रेस किया गया था कल्चरली ओरिजिनल टाइम्स में। क्योंकि ऐसे आपको रेफरेंसेस मिलते हैं जो ये कहते हैं कि लाइक एक सीकर बनो, अपना खुद का ट्रूथ ढूंढो, जिस काम में बेस्ट हो वो काम करो, जो आपका नेचर आपको गवर्न करता है उस राह पे चलो, दुनिया के प्रेशर को मत लो अपने ऊपर। इस तरीके के आपको रेफरेंसेस मिलते हैं टेक्स्ट में, रिलीजियस टेक्स्ट में, कल्चरल टेक्स्ट में। और उसके बाद आप देखते हो कि एक बहुत लंबा टाइम आता है इन्वेजन का इंडिया पे, और लाइक, और मैं ये नहीं कह रहा कि उन लोगों की वजह से डेफिनेटली हमारे हालात ख़राब हो गए मनी वाइज, लाइक इकोनॉमिकली भी हुए होंगे लास्ट में अंग्रेज़ों के टाइम में, जो कि हुए ही हैं। लेकिन एक जो किसी के अंडर सबमिसिव सिचुएशन में रहने की जो एक आदत होती है, उसने शायद सिक्योरिटी की जो ज़रूरत है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया होगा ह्यूमन माइंड में। और उस सिक्योरिटी की जब ज़रूरत होती है ना आपको, जब आपको सिक्योर शेल्टर चाहिए होता है, तो आप अपने फ्रीडम फॉरगिव कर देते हो सोचने के भी। तो इसको किसी एक जनरेशनल ट्रॉमा या जनरेशनल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझना अगर देखा जाए तो वो भी शायद ज़रूरी होगा। क्योंकि मुझे लगता है इंडियंस बाय नेचर, जो हमारा जो एक कल्चरल वो है, वो काफ़ी फ्री थिंकिंग प्रोमोटिंग थॉट है। एथिज़म मुझे नहीं लगता जब से हमारी कंट्री में, एथिज़म तो 15-20 साल तक भी मोस्ट ऑफ द दुनिया में एटलीस्ट, आई मीन एट मोस्ट पनिशेबल बाय डेथ, और एटलीस्ट समाज में आउटकास्ट हो जाते थे। पर हमारे यहाँ तो लाइक मिलेनियस से एथिज़म की भी एक अलग एक सेक्शन है सोसाइटी का जो एथिज़म को प्रमोट करता है। चारवाका हो गया या आजीविका हो गया, तो इतना फ्री थॉट जिस सोसाइटी में रहा हो। और मैं ये कोई लाइक सेल्फ बोस्टिंग करके लाइक अपने आप को पंप नहीं कर रहा, लेकिन चीज़ों को थोड़े वाइडर पर्सपेक्टिव में एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि आपको जब आप एक नेचर ढूंढते हो तो उसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी ना आपको कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो ये मेरी सोच है। क्वेश्चनिंग और एस्पेक्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। किसी भी चीज को लेकर, कोई भी आर्गुमेंट को लेकर सवाल करना, आपके खुद के थॉट्स भी जो आते हैं उन्हें भी क्वेश्चन करना कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, इस तरीके से क्यों सोचता और हूं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती मेरा ये रिएक्शन क्यों आया इस चीज, क्या आर्गुमेंट्स हो सकती हैं। बट आई थिंक तुम सबसे उसका बेसिस चले जाओ ना कि क्रिटिकल थिंकिंग हम बात कर रहे हैं जैसे इंडियंस के अंदर अभी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि अमेरिकन के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग वुड बी अ कंप्लीटली डिफरेंट कन्वर्सेशन, क्योंकि हमें उनकी सोशल रियलिटी, सोशल कल्चर, उन सबको विल दे हैव टू अंडरटेक, राइट। हम यहाँ पे अगर इंडियन बात करें तो यहाँ पे आ गया एक इंडियन बच्चे का दिमाग, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर हम तीनों लोग ही कोई बिलियनर के बच्चे नहीं है। आशा अंबानी या ईशा अंबानी जो भी नाम है, वो रियलिटी शेयर नहीं करते हम लोग, कि हमें आइडिया ही नहीं है, राइट। एक इंडियन जो रियलिटी है उससे, सो एक नॉर्मल, मैं तो क्योंकि लखनऊ से आता हूँ, तुम लोग कहाँ से आते हो वैसे? मैं तो हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा, दिल्ली, चलो भाई लखनऊ, तीनों मिल गए, यूपी, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। तो लाइक ग्रोइंग अप, व्हाट इज आवर एक्सपोजर? पहले कहता ना कि क्वेश्चन भी नहीं,
वी जस्ट हैव टू सी फ्रॉम आवर रियलिटी कि हमें क्या सिखाया गया था, और वही सेम चीज मास में सिखाया जा रहा है, राइट? तो आई डोंट थिंक कोई किसी भी लेवल की सोशल एजुकेशन थी, आई थिंक बहुत रेयरली होता है कि आपको सिखा रहा है आपके माँ बाप, बेटा सोचना सीखो, क्वेश्चन करना सीखो, ये न्यूज़ में जो आ रहा है ये तुम्हें सिखा रहे सोचना कैसे है, इसको भाड़ में जाए, तुम अपना दिमाग लगाओ। मेरी मम्मी कहती थी कि जब भगवान से प्रार्थना करो तो इस चीज़ की प्रार्थना करो कि भगवान सद्बुद्धि दो, और मुझे वो मैसेज याद रह गया। सद्बुद्धि मतलब सोचने का तरीका, यू नो लाइक सही तरह से सोचने का तरीका है और बेटर थॉट्स। और मुझे लगा हाँ यार ये तो मांगने लायक चीज़ है, ये चीज़ मांगी जा सकती है। क्योंकि जब मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था दूसरों को देख के, हाँ और मैं इतना ग्रेट हूँ कि मुझे लगता था, बट मुझे लगता था बचपन से कि यार ये गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं भगवान के आगे। बट सद्बुद्धि एक मांगने लायक चीज़ है जो कि मांगी जा सकती है। ये नहीं होता हमारा, वही है ना, इंडियन सोसाइटी लार्जली इस कि वो बता रहे हैं, माँ बाप बता रहे हैं, हमें पता है फ्रॉम करियर से लेके। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। Like that's like the most popular thing that you hear, right? कि पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को कि सवाल मत उठाओ, सवाल की पूछो। करियर, टीचर, स्कूल में टीचर, घर पे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन पर सवाल मत करो, स्कूल में टीचर पर सवाल मत करो, पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस पर सवाल मत करो, हर चीज़ में कहीं सवाल मत करो। एक बहुत ही नॉर्मल और मीडियम क्लास की फैमिली से होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स थैंकफुली मुझे अपनी लाइफ में नहीं आई। आई डोंट नो, शायद मेरे पेरेंट्स कुछ अजीब ही सेंस में एनलाइटेंड थे, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। वो डिफ़ॉल्ट बन जाएगा ना आपका, हाँ। क्योंकि हमारी पहली जब बेस लर्निंग जहाँ से शुरू हुई वो था द टू पीपल वी ट्रस्टेड द मोस्ट इज एक्चुअली आवर मदर एंड फादर। जब एक बच्चा छोटा सा होता है, आपने एक ब्लैंक टेम्पलेट को जो पहला फाउंडेशन ले करी वो है कि ये जो दो इंसान हैं जिसको अनकॉन्शियसली मैं लिटरली जीने मौत तक के लेवल का ट्रस्ट करता हूँ, ये मेरे को प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे अंधा विश्वास है ये मेरे को, ये भगवान है मेरे तो। जब वो आपको पहले टीचिंग ये देते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी क्रिएटिविटी को ध्यान मत दो, जो कि अब यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग काफी क्लोज हैं, दो कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली। सो कितनी बार तुमने देखा होगा, आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहूँगा सारे पेरेंट्स करते हैं, बट कितनी बार हुआ पेरेंट्स क्रिएटिविटी को कह रहे हैं, वाओ यू नो ये तुम जो बकवास कर रहे हो, जैसे बच्चा आया और मकड़ी के बारे में एक स्टोरी सुनाने लग गया, या मकड़ा वो कह रहे हैं क्या बकवास कर रहा है यार, समझ रहे हो ना? क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज अगर बच्चों के द वे देयर ब्रेन वर्क्स अगर तुम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो पिकासो या डाली या जिस लेवल का पेंटर देख रहा है ना दुनिया, या एक टेरेंस मलिक या स्टैनली क्यूब्रिक जैसी दुनिया देख रहे हैं कि वो भाड़ में गए रूल्स, आओ कंप्लीटली नए तरीके से दुनिया देखते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग ये होती है, ठीक है? अब आपने वही चीज, अच्छा इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब भी किसी आप आर्ट वगैरह की ट्रेनिंग में जाओगे ना, फॉर एग्जांपल एक्टिंग स्कूल में या किसी इस तरीके की चीज़ में, तो वहाँ पे एक मूवमेंट का प्रोग्राम होता है, और मूवमेंट में एक बहुत ही फेमस टीचर हुए हैं, उनका नाम है समथिंग अलेक्जेंडर, भूल गया मैं, ऑस्ट्रेलियन टीचर है अलेक्जेंडर, जो उनकी जो ट्रेनिंग है उसको कहते हैं अलेक्जेंडर मूवमेंट। उनका ये कहना था कि ये तो मेंटली बात कर रहा है कि बच्चों की तरह सोचना चाहिए। उनका कहना था कि फिज़िकली भी जो एक बेबी होता है, इन्फेंट होता है, जो कि आई मीन 1.5 साल का जो होता है, 18 महीने से 20 महीने के आसपास का, उसका जो फिज़िकल पॉस्चर होता है वो इतना ठीक होता है ना, बॉडी की मोस्ट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए वो पॉस्चर बिल्कुल ठीक होता है। उससे हमारी बॉडी, ये जो हमारा जो गर्दन का ये एरिया है और हमारा सर जो ये, इसको कहते हैं प्राइमरी कंट्रोल मैकेनिज़्म, जो इसी से ही बॉडी हमारी कंट्रोल हो रही है, तो ये बिल्कुल अलाइंड होता है। और उसके बाद हम अपनी लाइफ की गलत आदतों की वजह से वो ओरिजिनल अलाइनमेंट जो होता है वो खो देते हैं, और उस वजह से फिर नेक पेन या यू नो लाइक डिस्क पेन जो होते हैं हमारे, स्पाइन में डिफरेंट तरीके के कमर के दर्द, ये सब होते हैं। और बच्चे की तरह आपको सोचने के लिए कहा जाता है कि आप ऐसे सोचो कि एक बच्चा है, बच्चे की तरह रो, अगर रो सकते हो तो, क्योंकि बच्चा तो, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप चिल्ला क्यों नहीं रहे? आपके अंदर की जो समाज ने आपको एक डोसाइल बना दिया है, उस चीज़ को हटाने के लिए आपको काइंड ऑफ कोशिश किया जाता है या इंस्पायर किया जाता है आपको कि आप वापस उस बच्चे की तरह बन सको जो आप ओरिजिनली थे, ताकि आप उसकी आंखों से दुनिया को देख सको और उसकी तरीके से फिज़िकलाइज कर सको, अपनी अलाइनमेंट जो आपकी ओरिजिनल थी बचपन में उसको वापस पा सको। तो ये बहुत ही आई मीन
स्ट्रेंज है कि श्वेता आपको पता है, आई गेस इसने कहीं पढ़ा होगा या आई गेस इसकी खुद की रियलाइजेशन या थॉट्स होंगे, बट ऐसा असली में भी होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। चीज बांधनी क्योंकि आपको इरिटेटिंग लग रहा है, दैट्स द एक्सक्यूज पेरेंट्स जो यूज करते हैं, ये दिमाग खर्चा करने वाली बकवास क्यों कर रहा है बच्चे, ये 2+2 है यार, इसको रट ले। हाँ सही बात है। राइट, और स्कूल में टेबल्स भी तो रटाई जाती थी। अरे यार, जिसको लुइस सीके पता है कौन है, और अगर उसने वो वाला लुइस सीके का एक बहुत तगड़ा सेट है इस पे। लुइस सीके कहता है कि मैकडोनल्ड में एक बच्चा है बहुत ही क्यूट सा, और उसकी माँ है, और बच्चा कहता है मॉमी व्हाट इज़ दिस, और माँ कहती है शट अप एंड ईट योर फ्राइज। और आप उसे देखोगे, आप सोचोगे कि ये क्या सैवेज माँ है, ये क्या लाइक ये डीमन है जो अपने बच्चे को ऐसे कह रही है। और फिर वो बताता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ पहला सवाल है, उसके बाद तुम कहोगे ये फ्राइज़ है, तो वो कहेगा वाह है, कहेगा क्योंकि आलू थे, वाह है। और ये यार ये बहुत अमेजिंग है लुइस सीके का, देखना वाह है, बेबी आस्क्स वाह है, ये वाला स्टैंड अप रूटीन। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। बट स्कूल तो हमारे सिस्टम भी कंप्लीटली मेमोराइजेशन बेस्ड है, थिंकिंग बेस्ड है ही नहीं। तो जब आपके पेरेंट्स से ही आपका, मैं ये कह रहा हूँ ना, स्टार्ट हुआ है कि भाई हम जो बता रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन है, ये ट्रूथ है, ये सच है, और तुम्हें हम सिखाएंगे ही नहीं कि तुम्हारे दिमाग पे रिलाई करना एक्चुअल में होता क्या है। इट्स नॉट कि हम कह रहे हैं बच्चे से तू खुद सोच, तू सोच सकता है इज इनफ, यू कैन थिंक, दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। या क्या कह रहे भाई? नहीं, मैं कह रहा था कि क्योंकि लाइक टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, लाइक इट्स बहुत एफर्ट चाहिए होता है। जैसे इमेजिन लाइक अ किड, कोई भी बच्चा बोल रहा है कि कुछ भी सवाल पूछ रहा है वो कि ये कि मान लो कोई रिलीजियस कस्टम है और उसके बारे में सवाल, लाइक द पेरेंट हैज टू एंगेज द किड, राइट, एंड इट इज एन एग्जॉस्टिंग प्रोसेस। सिमिलरली अगर आप किसी पॉलिटिकल लीडर से सवाल कर रहे हो कि हम ये पॉलिसी क्यों कर रहे हैं या ये वो, लाइक अगेन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट, एंड द इजी आंसर जस्ट इसको इग्नोर करने के लिए है कि ठीक है मत सवाल पूछो। So it's more out of, I feel, laziness rather than anything else. Laziness भी है part, because laziness का part is a more beautiful way of putting it is, the thing is human brain prefers simple information. Your human brains prefer 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तुम्हारे अगर ह्यूमन ब्रेन को अभी बताने लग जाओ 1.1 1.2 1.3 1.4, तुम्हें सुनते हुए लग रहा है थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है। तो इन्फॉर्मेशन रियलिटी में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है, जो डेटा होता है वो 1.1 1.2 1.3 ये है, और हमें पसंद है 1 2 3 बताओ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका इफेक्ट सबसे बड़े सेंस में डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट्स में ही दिखता है, जो शॉर्ट सिंपल। भाई ने साइकोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन को पॉलिटिकल की तरफ धकेल दिया है, तो यहाँ पे छोटा सा एक इंटरजेक्शन बनता है। ये बहुत सही बात है, हमें चाहिए होती है हमें चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन सिंपल फॉर्म में। इसीलिए यूट्यूब शायद बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि नॉलेज के लिए देखते हैं। आई मीन मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंपल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन कई बार आपको मिल जाती है, बट एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन जो मैटर करती है रियल वर्ल्ड में, किसी भी जॉब के लिए या किसी भी टेंजिबल चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, और हमें एबिलिटी चाहिए होती है कि हम उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उस इन्फॉर्मेशन को डिसाइफर कर सकें या समझ सकें। और इसके अलावा मुझे पर्सनल एक रीज़न ये लगता है कि ह्यूमन जो टेंडेंसीज़ होती है ना, वो जनरेशनली ट्रांसमिट होती हैं। जो पिछली जनरेशन को उससे पिछली जनरेशन से मिली होती है, वो ये जनरेशन अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर देती है, या जो बी जनरेशन को ए जनरेशन से मिली होती है, वही बी जनरेशन उन्हीं चीज़ों को ऑलमोस्ट एज इट इज़ सी जनरेशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसीलिए एक अंग्रेज़ी में कहावत भी है कि एप्पल डिडंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, की मतलब बाप जैसा हुआ वैसा ही बेटा है, या फिर जैसी पेरेंट्स हैं वैसा ही बेटा है। तो ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है, और आई गेस आज के लिए इतना इनफ है। जैसा कि मैंने सोचा था, कॉन्वर्सेशन बढ़िया है अभी तक, और अब मुझे थोड़ा समझ में आएगा क्रिटिकल थिंकिंग का इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो दो बंदे हैं मोहक और ध्रुव, ये जनरली अपने काम के थ्रू लोगों को प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं
थोड़ा सा अथॉरिटी या गवर्नमेंट स्पेशली जो प्रेजेंट डे की है या कोई भी है उनके थोड़ा उनको क्रिटिकली देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब ये लोग आए ही इस गवर्नमेंट के दौरान है, तो ये लोग इसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिकल बनने के लिए इंस्पायर करेंगे। अब देखते हैं कि अगर कोई और गवर्नमेंट आती है तो ये क्या इनका क्या होता है। और श्वेता, अब जनरली जो एक सोसाइटी के नॉर्म्स है जनरल एस्टैब्लिश जो कि डेकेडेंट है किसी बहुत बड़ी हद तक, ये उनके अगेंस्ट क्रिटिकल सोच या फिर जो सोसाइटी में जो रूल्स परसेप्शन के अंदर फैले हुए हैं उनके अगेंस्ट क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। तो शायद इसलिए लाइक क्योंकि ये तीनों ही किसी ना किसी लेवल पे क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं और नई नज़र से या फिर लाइक चीज़ों को देखने के लिए कैंपेन करते हैं, तो शायद इसलिए इस डायरेक्शन में कॉन्वर्सेशन को रखा गया था या ये फ्रेमवर्क था इस कॉन्वर्सेशन का। अब मुझे थोड़ा सा समझ आ रहा है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।